देखिए युवा ना स्टार्टअप को लेकर भी भ्रमित है। कई बार हमें लगता है कि भाई ये मेरी हॉबी है या ये मेरा पैशन है, मैं इसी को अपना बिजनेस बना लेता हूँ। बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इस युवा साथी को ये पता ही नहीं है कि एक्चुअल में बिजनेस की प्लानिंग कैसे करनी है। कोई भी स्टार्टअप केवल इसी अवस्था में फेल होता है कि जिसकी डिजायर्ड इन्वेस्टमेंट जितनी है वो नहीं मिलती है। वो ऑपरेटिंग कॉस्ट को कवर नहीं कर पाता, वो ठीक तरीके से मार्केटिंग नहीं कर पाता, सेल्स के वॉल्यूम को जनरेट नहीं कर पाता। एक मैं स्टेटमेंट पढ़ रहा था, उसमें लिखा था कि गरीब लोग गरीब होते जा रहे हैं, अमीर लोग अमीर होते जा रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन इसी के विपरीत एक बात और थी कि कुछ गरीब लोगों ने कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से वो बहुत अमीर हो गए, और कुछ अमीरों ने ऐसा किया कि जिसकी वजह से वो आने वाली जनरेशन में गरीब हो। इसका मतलब उनका माइंडसेट क्या है, उनका थॉट प्रोसेस क्या है, वो कैसे विजुलाइज करते हैं। जब सही तरीके से आप प्लानिंग करेंगे ना, तो आपको राइट इन्वेस्टर भी मिलेगा। इन्वेस्टमेंट तब तक लेना ही नहीं है जब तक आप एक सिग्निफिकेंट लेवल पे ना पहुंच जाओ। नहीं तो मान लीजिए आपने सिर्फ अभी 50 लाख का बिजनेस बनाया और आप मुझे कहते हो भूपेंद्र सर 25 लाख का इन्वेस्टमेंट दे दो, मैं कहूँगा 50% दे दो जी। आपको इक्विटी उतनी ज्यादा डाइल्यूट करनी पड़ेगी। एब्सोल्युटली। और राइट जब आप एक्सपेंशन पर होंगे, आपकी फ्यूचर ग्रोथ पॉसिबिलिटी बहुत अच्छी होगी, तो बहुत नॉमिनल इक्विटी पे आप ह्यूज अमाउंट ले सकते हैं। हाय नमस्कार दोस्तों, मैं हूं भूपेंद्र सिंह राठौड़ और आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल कोच BSR पे। दोस्तों, सीखने का उसूल बना लीजिए। जब जिंदगी में सीखेंगे तो आगे बढ़ेंगे, और सीखने के लिए क्या सीखना है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, किससे सीखना है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की डेट में काफ़ी सारे लोग पैसा बहुत कमाना चाहते हैं, बट बहुत कम लोग पैसा कमा पाते हैं। लेकिन आज मैं जिनका इंटरव्यू कर रहा हूं वो ऐसे इंसान हैं जिन्होंने अपने जीवन में ना सिर्फ पैसा कमाया, बहुत सारे लोगों की जिंदगियां भी बदली, बिजनेस सेटअप किए, अपनी हेल्थ को फिट किया, एंड एट द सेम टाइम काफ़ी लोगों को इंस्पायर किया थ्रू हिज मोटिवेशनल टॉक्स, इंस्पिरेशनल टॉक्स। दोस्तों, यंग, एनर्जेटिक, सुपर पावरफुल, सुपर डायनेमिक अमित माहेश्वरी जी का स्वागत करते हैं हमारे इस शो में। अमित जी, कैसे हैं आप? नमस्कार सर, बहुत बढ़िया, आप बताएं। गुड टू सी यू अमित जी। एंड आपकी स्माइल, आपकी एनर्जी बड़ी आई वुड से कंटेजियस है, ये मुझ पे भी धीरे धीरे ट्रांसफर हो रही है। सो थैंक यू सो मच। जब मोटिवेशनल स्पीकर्स की बात करें तो हमारा काम ही है लोगों में पॉजिटिव एनर्जी को स्प्रेड ओवर करना। सो ट्रू। और आप तो बहुत बेहतर तरीके से पूरे इंडिया में जो प्रोग्राम्स कर रहे हैं, लाइव सेशंस के जरिए, ऑनलाइन सेशंस के जरिए, ऑफलाइन सेशंस के जरिए, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, लगातार एक सीरीज कर रहे हैं। मतलब वेरी न्यू इन दिस काइंड ऑफ इंडस्ट्री। थैंक यू सर। ये तो सर क्या कि अब दिन रात हम तो इसी में लगे रहते हैं, तो अब इसमें भी अगर अच्छा नहीं करेंगे तो मज़ा नहीं आएगा। जैसे आप बिजनेसेस भी सेटअप कर रहे हो, मोटिवेशन भी दे रहे हो, यूट्यूब चैनल भी चला रहे हो, आई मीन यू आर डूइंग टू मैनी थिंग्स। तो मैं आपसे अमित जी पहला तो यही सवाल पूछूंगा कि आप बिजनेस में तो खैर आपके ब्लड में है, मेरे हिसाब से आपकी पूरी फैमिली बिजनेस में रही है। नाउ बिजनेस, मोटिवेशन, इंस्पिरेशन और फिर साथ में हेल्थ को भी फिट रखना, ये पूरी जर्नी थोड़ा सा अगर आप अगले 2-4 मिनट में हमें समझा पाएं तो दैट विल बी ग्रेट। देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया है, और मैं तो आपको हमेशा देखता हूँ आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर बहुत अच्छे वीडियोस बनाते हैं, बहुत अच्छा कंटेंट डिलीवर करते हैं। ये ना सब कुछ लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर डिपेंड करता है। जिस तरह का हम सोचते हैं, जिस तरह की विजुअलाइजेशन हम रखते हैं, उसी तरह की चीज़ हम अपने जीवन में रेगुलर करने का प्रयास करते हैं। करेक्ट। आप देखिए, एक आर्किटेक्ट जब एक बिल्डिंग को डिजाइन करता है ना, तो वो डिजाइन एक्चुअल में बनने से पहले उसके माइंड में बनती है। Absolutely. फिर उसका सेम ड्राफ्ट वो पेपर पर बनाता है, और पेपर पर बनाने के बाद एग्जीक्यूशन में हम उस बिल्डिंग को साक्षात देखते हैं। So true. यही बात ना हर व्यक्ति पर लागू होती है। आप अपनी बिजनेस लाइफ में, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, अपनी पर्सनल लाइफ में क्या सोचते हैं, क्या हासिल करना चाहते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। बहुत सारे लोग कहते हैं मैं बिजनेस में बहुत बिजी हूँ, या प्रोफेशन में बहुत बिजी हूँ, या टॉक्स में बहुत बिजी हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है अपने आप को फिट एंड फाइन करने का। तो मैं 100% श्योर होकर बात कहता हूँ कि सुबह 4 बजे से लेकर और 7 बजे तक का समय हर व्यक्ति के पास होता है। डिपेंड करता है आप उसको कैसे यूटिलाइज करते हैं। करेक्ट। तो जब लाइफ को ट्रांसफॉर्मेशन करने की बात आई तो मैंने डिसाइड किया कि भाई बहुत कुछ हासिल कर लिया, अचीव कर लिया, अब जरूरत है अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने की। देन आई डिसाइड टू स्टार्ट वर्कआउट। सही तरीके से, सही सिस्टम को इम्प्लीमेंट करते हुए आप कोई भी काम करेंगे ना, तो लाइफ में सफलता जरूर मिलेगी। तो मैंने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया। 96 kg बॉडी वेट, 47 इंचेस वेस्ट साइज, and went up to 67 body weight and 28 inches waist size with 6-pack abs visible, the huge size of 6-pack abs. Amazing. Congratulations. दोस्तों, ये बड़ा एक ज़बरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन उन्होंने किया। ना सिर्फ किया है, ये 39 की एज में किया। आज अमित जी आपकी परमिशन से बता रहा हूँ, 44 ईयर्स के हैं अमित जी, एंड 44 की ईयर्स की एज में 39 की एज में जो थे उससे कई गुना यंग दिखते हैं, कई गुना डायनेमिक दिखते हैं, कई गुना ज़्यादा एनर्जेटिक रहते हैं।
एंड बेस्ट पार्ट 5 साल तक उसको मेंटेन भी किया। अमित जी, मैंने भी कई बार अपना वेट रिडक्शन से लेके बॉडी शेप तक सब कुछ किया है, लेकिन वो जो शेड्यूल ऐसा हो जाता है, अगर एक्सक्यूज मानेंगे, लेकिन जैसे सुबह 5 बजे से मेरा कमांडो ट्रेनिंग चालू हो जाता है, तो आपने कहा 4 से 7 का समय रहता है, कई बार रात को हमारे 12 बजे तक वेबिनार रहते हैं, कई बार फ्लाइट्स होती है, महीने में 20 दिन ऐसा शेड्यूल रहता है। तो माफ़ी चाहूँगा दर्शकों आप सबसे, लेकिन मैं उसे मेंटेन नहीं कर पाया और अमित जी ने उसे मेंटेन किया। वाह, वंडरफुल अमित जी, बड़ी इंस्पायरिंग रही आपकी ये जर्नी। सो अमित जी, आज आप के 45 के आसपास शोरूम्स हैं जहां पे इलेक्ट्रॉनिक्स से लेके कई सारी चीज़ें आप लोगों को शेयर कर पा रहे हैं, सेल कर पा रहे हैं। कैन यू प्लीज शेयर अबाउट योर बिजनेस जर्नी? 1999 में कैसे आपने बिजनेस की शुरुआत की और आज 2023 में क्या क्या अचीव कर लिया है? देखिए, 1999 में हमने कोचिंग इंस्टीट्यूट से शुभारंभ किया जी। एजुकेशन इंडस्ट्री में मैं ये बात समझ चुका था कि एक वहां पर सैचुरेशन है, एक ऐसा समय आएगा कि आप 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे पढ़ा पाएंगे। Correct. उसके बाद आपके पास समय ही नहीं होगा चाहते हुए पढ़ाने का, और अगर आप चाहते भी होंगे तो स्टूडेंट्स अवेलेबल नहीं होंगे। True. तो वहां पर एक सैचुरेशन था। मैं हमेशा अपनी लाइफ में ये सोचता था कि भाई हम लाइफ में नया क्या कर सकते हैं। Correct. 2001 में हमने देखा कि मोबाइल फोन इंडस्ट्री ने तेजी से बूम कर रही थी। आए तो खैर 1996 में था, पर मोस्ट ऑफ द टाइम वो कॉमन होने में 2001 आ गया। और उस समय पर टेक्निकल एजुकेशन बहुत तेजी से बूम हो रही थी जी। तो हमें लगा क्यों ना क्योंकि जेट किंग एक इंस्टीट्यूट हुआ करता था जो कंप्यूटर हार्डवेयर कराता था। Absolutely. हमने कहा अगर हम उस इंडस्ट्री में गए जहां पर ऑलरेडी कंपटीशन है तो इट विल बी अ बिग टास्क फॉर अस। तो हमने कहा नया क्या कर सकते हैं। Okay. तो मोबाइल फोन जब तेजी से बढ़ रहा था तो हम टेक्निकल एजुकेशन को फोकस किया। मोबाइल रिपेयरिंग की कोर्सेज हमने डेवलप किए और अपने इंस्टीट्यूट्स में कोर्सेज कराना शुरू कर दिया। बचपन से ही ना मैं एक मूवी में एक चीज़ देखता था, आप भी देखते हैं कि भाई एक मूवी में देखता था कि अमिताभ बच्चन अपने ऑफिस में जाता है तो सारे लोग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग करते हैं, वो केबिन में जाकर बैठता है, कुछ काम करता है और शाम को वापस आता है गुड इवनिंग गुड इवनिंग। तो पूरे दिन ये काम क्या करते हैं? तो मुझे समझ में आया वो कंपनी जो अपने एक्सपेंशन पर ध्यान देगी, जो कंपनी मल्टीपल यूनिट्स बनाएगी, तो उसका काम ही हो जाएगा यूनिट्स को मेंटेन करना, उनको मैनेज करना, उनकी सेल्स देखना, उनकी प्रमोशन देखना, उनकी मार्केटिंग देखना, उनका डेवलपमेंट देखना, उनकी प्रॉब्लम और उसका सोल्यूशन देखना। तो मैं भी ऐसे सोचता था कि मेरी कंपनी की मल्टीपल ब्रांचेस हों। जब हमें नॉलेज नहीं थी ना कि बिजनेस को फ्रेंचाइज कैसे करते हैं, हमने उस समय पर फ्रेंचाइजी बिजनेस शुरू किया। प्रॉब्लम्स आती गई, सॉल्व होती गई। पूरे इंडिया में 2007 आते आते मोर देन 50 ब्रांचेस ऑफ ज्ञान इंस्टीट्यूट स्प्रेड ओवर हो गई। और एक वो छोटी सी फर्म जो ज्ञान इंस्टीट्यूट से शुरू हुई थी वो ज्ञान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड बन गया। मुझे मौका मिला एक चैम्बर ऑफ इंडस्ट्री के साथ जर्मनी जाने का। वहाँ मैंने देखा कि जर्मन जो है ना वो हमारे देश से बहुत कई गुना आगे हैं। वहाँ पर क्या चल रहा है, वहाँ स्टील इंडस्ट्री ना बहुत फास्ट ग्रो कर रही थी। तो कुछ कॉन्फ्रेंसेज में ये बताया गया कि इंडिया में जो है ना वो स्टील का फ्यूचर है। तो मुझे लगा अगर ये बिजनेस मैं इंडिया में लेके आता हूँ, जैसे मैं टेक्निकल एजुकेशन लेकर आया, एक स्मॉल स्केल कोचिंग से हम लोग मल्टीपल नंबर ऑफ इंस्टीट्यूट तक पहुंचे, तो मुझे लगा स्टील बिजनेस को अगर हम इंडिया में लेके आते हैं तो हम ज़्यादा प्रोग्रेस करेंगे। तो कहते हैं ना, आप जो चीज़ विजुलाइज करते हैं, आपसे मैंने सीखा है, कई बार आपकी वीडियोस देखता हूँ। और एक और बात मैं कहना चाहता हूँ आप सभी दर्शकों को, जब मैं अपने घर पहुँचता हूँ ना तो मेरे बच्चों को जब वीडियो देखता हुआ मैं देखता हूँ तो मैं उनसे कहता हूँ भाई मेरी वीडियो क्यों नहीं देखते? कह रहे सर आपकी वीडियो ना बिजनेस से रिलेटेड है। और राठौर साहब की जो वीडियोज़ हैं वो पावर ऑफ विजुअलाइजेशन, लर्निंग, फ्यूचर बेस्ड कॉन्सेप्ट, बड़ी बिल्कुल यूनिक वीडियोज़ हैं। तो उन्होंने बताया कि डैडी जो राठौर सर बताते हैं ना वो लाइफ को कैसे नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना उसके बारे में बताते हैं। आप तो बिजनेस की बात करते रहते हैं, बच्चों को बहुत प्यार आप तो पैसा कमाने की बात करते रहते हैं, आप एक्सपेंशन की बात करते रहते हैं, हमें बिजनेस करना नहीं है। तो यही हुआ, जब मैं इंडिया में आया तो मुझे लगा स्टील इंडस्ट्री फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है और यहाँ पर मैंने देखा कि गवर्नमेंट भी इसको बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रही है। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में स्टील का सारा कंस्ट्रक्शन होता जा रहा है, रेलवेज, कंस्ट्रक्शन कंपनीज, इंफ्रास्ट्रक्चर सब स्टील में डेवलप हो रहा है। Correct. तो इस बिजनेस को मैंने यहाँ पर शुरू किया और स्टार्टिंग में बहुत प्रॉब्लम आई क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में 1999 से लेकर 2007 तक लगातार एक ही काम किया था कि बिजनेस का एक्सपेंशन कैसे करना है, फ्रेंचाइजी कैसे करना है। वही सेगमेंट जब मैंने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट शुरू की और एक शोरूम बनाया, यहाँ से हमने डिसाइड किया मल्टीपल शोरूम्स बनाएंगे। फ्रेंचाइजी बिजनेस पर हमने फोकस किया, मल्टीपल मेथड से मार्केटिंग की और पूरे इंडिया में फ्रेंचाइजी शोरूम्स हमने डेवलप करना शुरू कर दिया। एक्सीलेंट। अभी उनमें क्या क्या अपना मटेरियल रहता है, क्या क्या प्रोडक्ट्स रहते हैं? हम लोग इंडिया के लीडिंग मैन्युफैक्चरर हैं स्टेनलेस स्टील मॉड्यूलर किचन्स। आवर किचन स्टार्ट्स फ्रॉम 2 लाख एंड गोज अप टू 50-60 लाख पर किचन। वैनिटीज, बाथरूम वैनिटीज, क्योंकि इंडिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, जहाँ पानी है वहाँ चीज़ें गलेंगी, खराब होंगी, तो स्टेनलेस स्टील के हमने बाथरूम वैनिटीज डेवलप की। इसके अलावा वार्डरोब्स, स्टील में जितनी भी स्टोरेज कैबिनेट्स होती हैं वार्डरोब्स। इसके अलावा आप जितनी भी 5 स्टार होटल्स देखेंगे वहाँ जितना मल्टीपल स्टील वर्क हो रहा है, आप
होंडा देखेंगे, टोयोटा देखेंगे, मारुति देखेंगे, इन सबके शोरूम जो बन रहे हैं वहाँ स्टील फैब्रिकेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो स्टील फैब्रिकेशन इंडिया का भविष्य है। आने वाले समय में लकड़ी कम होती जाएगी क्योंकि पेड़ कटना, लगातार पेड़ कटने की जो समस्या है, गवर्नमेंट भी इसको बहुत ज़्यादा बाउंडेशन लगा रही है। तो ऐसी इंडस्ट्री जो फास्ट ग्रो हो सकती है, जब आप उसमें कदम रखते हैं तो आपको सफलता मिलती है। 2015 में मैंने अपनी कंपनी को सोचा था, विजुलाइज किया था आपसे सीखने के बाद कि जो आप विजुलाइज करेंगे वो वास्तविकता में हो जाएगा। तो हमने विजुलाइज किया कि भाई बहुत सारी कंपनीज आईपीओ में लिस्ट होती हैं, बहुत सारी कंपनी पब्लिक लिमिटेड होती हैं, मल्टीपल बिजनेसेस होते हैं। देन वी डिसाइड टू मेक इट एज अ मेटास ओवरसीज लिमिटेड। हमने कंपनी फॉर्म की, नंबर ऑफ डायरेक्टर्स इन्वाइट किए, शेयर होल्डर्स इन्वाइट किए, जो इन्वेस्टमेंट आया उसको फर्दर मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ शोरूम्स को डेवलप करना शुरू किया, प्रोडक्शन यूनिट बनाया, एक्सपोर्ट करना शुरू किया, और आज भारतवर्ष में लगभग हर राज्य में मेरा एक शोरूम है। क्या बात, ईश्वर ने चाहा तो आने वाले समय में हम लोग 200 शोरूम का आंकड़ा बहुत जल्दी पार कर लेंगे। वाओ, दैट्स अमेजिंग। दोस्तों देखिए कैसे एक छोटे थॉट से शुरू हुआ। मैं आज सुबह ही हमारा एक सेशन चल रहा था अमित जी, और मैं कह रहा था अपॉर्चुनिटी को जो वेस्ट कर देता है या अपॉर्चुनिटी को जो नहीं पहचान पाता, वो इंसान शायद बहुत बड़ा बेवकूफ होता है। एंड अपॉर्चुनिटीज बिखरी पड़ी है। देखिए अमित जी कैसे एक कॉन्फ्रेंस में गए जर्मनी, और जर्मनी जाके उन्हें लगा यार स्टील कैन बी द फ्यूचर, और उन्होंने स्टील से रिलेटेड अपनी जो कैपेसिटी थी उस कैपेसिटी में कुछ तो शुरू कर दिया, और आज की डेट में एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी बन चुकी है। करेक्ट? एंड दिस इज द अमेजिंग थिंग, मोस्ट अमेजिंग थिंग। आज 45 से ज़्यादा शोरूम हो चुके हैं, बहुत जल्दी 200 से ज़्यादा शोरूम होंगे, इन्वेस्टमेंट आ रहा है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी है तो लोग भी उसमें पैसा लगा रहे हैं। एक छोटा आइडिया बहुत बड़ा बन सकता है। लेकिन हाँ अमित जी, क्या ये ऐसे ही हो गया या इसके अंदर आपको पापड़ बहुत बेलने पड़े? देखिए लाइफ में जब आगे बढ़ते हैं ना तो समस्याएं आती हैं, लेकिन आप समस्याओं से जब घबराते नहीं हैं, उसका सॉल्यूशन ढूंढने का प्रयास करते हैं ना, तो आपके हाथ में राइट ऐसा फॉर्मूला मिलता है जो आपको नेक्स्ट लेवल लेके जाता है। क्योंकि किसी भी इंडस्ट्री में अगर आगे बढ़ना है तो ऑब्स्टेकल्स तो आएंगे ही। अगर आगे बढ़ना इतना आसान हो तो हर कंपनी पब्लिक लिमिटेड कंपनी होती, हर कंपनी के मल्टीपल यूनिट्स होते। अगर आप एक बार चीज को डिसाइड कर लें, विजुलाइज कर लें कि मुझे इस स्टेट में ये काम करना है, तो धीरे धीरे आप उस स्टेट के लोगों से कांटेक्ट करना शुरू करते हैं, वहां पर मार्केटिंग करना शुरू करते हैं, वहां प्रमोशन करना शुरू करते हैं, मीटिंग्स करते हैं, अपना बिजनेस प्रपोजल वहां शो ऑफ करते हैं, और धीरे धीरे उस तरह के माइंडसेट के लोग आपको मिलना शुरू हो जाते हैं। यहाँ पर ना एक बात मैं आपके चैनल के माध्यम से और कहना चाहता हूँ। जैसे मैंने कहा ना कि मैंने मोबाइल इंडस्ट्री नहीं देखी तो मैंने उसमें एंटर किया, मैंने स्टील इंडस्ट्री नहीं देखी उसमें एंटर किया। आज भी बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अगर आप देखें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ना इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रही है, तो ईवी इंडस्ट्री ना बहुत फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री होगी। आप ईवी इंडस्ट्री में डीलरशिप कर सकते हैं, किसी कंपनी की डिस्ट्रीब्यूटरशिप ले सकते हैं। अगर आपको लगता है मैं किसी कंपनी के साथ टाई अप नहीं करना चाहता, खुद का बिजनेस करना चाहता हूं, तो ईवी इंडस्ट्री में जब इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स आगे बढ़ेंगे तो उनसे संबंधित बिजनेसेस सारे आगे बढ़ेंगे। जैसे बैटरी इंडस्ट्री है, फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री होगी, क्योंकि जितने ईवी व्हीकल्स होंगे उतनी ज़्यादा बैटरी की कंजम्पशन होगी। फिर वायरिंग इंडस्ट्री, वायर इंडस्ट्री हो गई, उनके असेंबलिंग यूनिट्स, उसके अलावा उनके स्पेयर पार्ट्स, उनके सर्विस सेंटर्स, ये वो इंडस्ट्री जो फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री होगी। क्योंकि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी, ट्रांसपोर्टेशन की रिक्वायरमेंट तेजी से बढ़ती जाएगी। आप किसी भी इंडस्ट्री में ना जब आप नया बिजनेस करना चाहते हो तो एक बात को जरूर सोचें कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो भविष्य में नया रेवोल्यूशन लेके आने वाली है। जैसे सोलर पावर है, सोलर पावर आने वाले समय का भविष्य है। तो ऐसे बिजनेस को जब आप देखेंगे समझेंगे तो आप बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगे। और कुल मिलाकर एफएमसीजी इंडस्ट्री तो विश्व की सबसे बेहतरीन इंडस्ट्री है, क्योंकि खाद्य पदार्थ की डिमांड तो हमेशा रहने वाली है। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी कंजम्पशन बढ़ेगा ही बढ़ेगा। दोस्तों ये विजुलाइज करना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कौन सी नेक्स्ट इंडस्ट्री फास्टेस्ट ग्रोइंग। इसको बोलते हैं दोस्तों न्यू इंडस्ट्री को ढूंढना। अगर आप न्यू इंडस्ट्री ढूंढे, और न्यू इंडस्ट्री से भी पहले अमित जी मैं हमेशा सिखाता हूं अपने बिजनेस कोर्स में कि न्यू इंडस्ट्री डेवलप हो रही है, लेकिन उसके पहले अगर आपने सोच लिया कि कोई ऐसा कोई आ रहा है क्या जो सबको बाईपास कर रहा है, तो उसको बोलते हैं बाईपास इंडस्ट्री। मतलब एक नई इंडस्ट्री आ गई, ईवी, सारी कारें चल रही है, पेट्रोल की चल रही है, डीजल की चल रही है, अचानक से एक नई इंडस्ट्री आती है और बोलती है इलेक्ट्रॉनिक में चलेंगे भैया। अब ये बाईपास कर रही है उन सबको। अभी ये नए फेज में है, और इससे अराउंड कम से कम हज़ारों ऐसी फैक्ट्रीज और हज़ारों ऐसे चीज़ें डेवलप होगी, जैसे अमित जी ने कहा। तो इसको पहचान लीजिए और आगे बढ़िए। तो अमित जी, जब आप अपने फ्रेंचाइजीज बना रहे थे या स्टील में आए, तो आपको R&D भी काफ़ी लगा होगा। ऐसे तो नहीं कि आपने जर्मनी से सुना, तुरंत इधर डाला पैसा और डाल दिया। तो यहाँ पे दो सवाल आते हैं। एक तो आपके पास इनिशियल कैपिटल क्या था, और इनिशियल कैपिटल आपने कहाँ से लाए, कितना लाया, कितना लगाया, कितना R&D किया। दूसरा, लोगों को हमारे इस टॉक से ये तो समझ में आ जाएगा कि भाई आपको नया इंडस्ट्री में जाना है, लेकिन लोगों को ये कैसे समझ में आएगा कि फंड कहाँ से लाना है। जी
देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया है। पहली बात तो कि किसी भी बिजनेस को सेटअप करने में ना इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी लगती है। आप किसी भी इन्वेस्टमेंट से किसी भी बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। किसी भी इन्वेस्टमेंट का मतलब आप 10-20 हज़ार से भी शुरू कर सकते हैं। जब मैंने स्टील इंडस्ट्री को देखा ना, तो मैंने देखा है कि ये वो इंडस्ट्री है जहां करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं सिर्फ 4 बेसिक मशीन भी लेता हूं तो 3 से 4 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। एंड दिस नॉट पॉसिबल फॉर एवरीवन कि 4-5 करोड़ रुपए लगा के एक नई इंडस्ट्री का शुभारंभ करें। लेकिन ध्यान रखिए, दुनिया का एक नियम है, अगर आपके पास बायर है, अगर आपके पास क्लाइंट है, अगर आप सेल्स की एबिलिटी में माहिर हैं, तो आप आसानी से किसी भी मैन्युफैक्चरर से टाई अप कर सकते हैं। दुनिया के बड़े से बड़े मैन्युफैक्चरर सेल्समैन के सामने हाथ जोड़कर खड़े हैं। जिसके पास बायर है वो किंग है। तो अगर आप सेल जनरेट कर सकते हो, मेरे पास एक ही फार्मूला था कि मैंने बचपन से एक चीज़ों को देखा था। वो क्या था, आप अगर देखेंगे 2 तरह के बिल्डर होते हैं। एक वो जो पूरी बिल्डिंग बनाता है और बाद में फ्लोर्स बेचता है, और दूसरा बिल्डर वो जो एक पेपर पर प्लान बनाता है, एक छोटा सा बिल्डिंग का स्ट्रक्चर बनाता है, डेमो बनाता है और बताता है कि 26वां माला इतने का है, 25वां इतने का है, 22वां इतने का है, ये सन फेसिंग है, ये रोड फेसिंग है, ये स्विमिंग पूल फेसिंग है। मतलब प्रपोज्ड प्लान के ऊपर वो बिना जमीन खरीदे पूरा का पूरा प्रोजेक्ट बेच देता है। सेम ऐसे ही फ्रेंचाइजी बिजनेस काम कर सकता है। अगर आपके पास बिजनेस का कोई भी मॉडल है तो आप उसका मॉडल बनाइए, उसका रिवेन्यू कितना होगा, इन्वेस्टमेंट कितना होगा, कितना मार्केटिंग होगा, कैसे सेल्स होगा, कैसे प्रमोशन होगा। जब सारा प्रोटोटाइप बना के आप तैयार करते हैं ना, और किसी भी व्यक्ति को बिजनेस प्लान बताते हैं, तो दोनों लोगों में से एक आदमी जरूर मिलता है। एक वो जो बनी बनाई बिल्डिंग में फ्लैट खरीदता है, और एक वो जो फ्यूचर में बनने वाली बिल्डिंग में फ्लैट बुक करता है। स्टार्टिंग फेज पे हमें वही लोग चाहिए होते हैं जो फ्यूचर में बनने वाली बिल्डिंग में फ्लैट बुक करता है। लेकिन एक समय ऐसा होता है जब बिल्डिंग बनकर तैयार होती है तो हजारों लोग वहां बाय करना शुरू कर देते हैं। तो मेरे पास इनिशियल कैपिटल बहुत कम थी। बिजनेस शुरू होता था 4 से 5 करोड़ में। मेरे पास सिर्फ 20-22 लाख रुपए थे, वो भी एक पेरेंटल शॉप। जिन्होंने कहा था कि बेटा ये शॉप बेचनी नहीं है, तो मैंने अपने फादर से कहा कि मुझे शॉप बेचनी। उन्होंने कहा नहीं, ये नहीं बेचने देंगे। मैंने कहा कोई बात नहीं, स्टार्ट करते हैं। इंस्टीट्यूट की छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट थी, उससे एक डिस्प्ले सेटअप हमने बनाया, और हमने डिस्प्ले सेटअप बनाने के बाद, एक प्रोटोटाइप बनाने के बाद, लोगों को ऑफर करना शुरू कर दिया कि वी आर मेटास लाइफस्टाइल, वुड लाइक टू स्प्रेड आवर विंग क्रॉस इंडिया, दिस इज आवर डिस्प्ले सेंटर, इफ यू आर इंटरेस्टेड फॉर फ्रेंचाइजी कॉन्टैक्ट अस। तो लोगों ने कॉन्टैक्ट करना शुरू किया। जिन लोगों को लगता था कि इसकी बात में दम है, इसके प्रोडक्ट में दम है, इस इंडस्ट्री में दम है, उसने इन्वेस्ट किया। और आज तो वो लोग आते हैं जो एप्लीकेशन भेजते हैं, साइनिंग अमाउंट भेजते हैं, 5 लाख रुपए साइनिंग अमाउंट भेजते हैं। उसके बाद हम उनसे फ्रेंचाइजी मीटिंग करते हैं। मीटिंग करने के बाद शोरूम में 60 लाख रुपए से लेकर 1.5 करोड़ रुपए तक का इन्वेस्टमेंट करते हैं, तब सेटअप बनाते हैं। तो मतलब रेडी बिल्डिंग में फ्लैट खरीदने वाले लोग भी हैं और प्रपोज्ड प्लान पर फ्लैट बुक करने वाले लोग भी हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने बिजनेस को कैसे विजुलाइज करते हैं और कैसे एक्सपेंशन की ओर ले जाने के लिए राइट प्लानिंग करते हैं। कम इन्वेस्टमेंट से शुरू कर आप किसी भी लेवल पर जा सकते हैं। वेरी ट्रू। दोस्तों देखिए, सूंघने वाला चाहिए और दिमाग लगाने वाला चाहिए। आपके पास पैसा नहीं है, सेल्स करिए। पैसा नहीं है, मार्केट में जाइए। कितने सारे अपॉर्चुनिटीज हैं। बनाना ही कोई ऑप्शन नहीं है, बेचना भी एक ऑप्शन है। और अगर मैं बना रहा हूं तो मुझे चाहिए वैसे लोग जो बेचने वाले हो, मुझे चाहिए वो लोग जो मार्केटिंग कर सके, मुझे चाहिए वो लोग जो सोशल मीडिया पे मेरी ब्रांड बिल्ड कर सके। सो सच ए लवली थिंग। अमित जी, अभी जैसा सिनारियो चल रहा है, 90% युवा स्टार्टअप की तरफ जाना चाह रहे हैं जी। स्टार्टअप का एक बहुत बड़ा कल्चर है और इनमें से 90% स्टार्टअप्स तो लॉसेस में चल रही हैं जी। तो आपका क्या व्यू है स्टार्टअप्स के प्रति और युवाओं को क्या सलाह है आपकी? देखिए, युवा ना स्टार्टअप को लेकर भी भ्रमित है। कई बार हमें लगता है कि भाई ये मेरी हॉबी है या ये मेरा पैशन है, मैं इसी को अपना बिजनेस बना लेता हूँ। बड़ी प्रॉब्लम ये है कि स्टार्टअप को, ये मतलब उस युवा साथी को ये पता ही नहीं है कि एक्चुअल में बिजनेस की प्लानिंग कैसे करनी है। कोई भी स्टार्टअप केवल इसी अवस्था में फेल होता है कि जिसकी डिजायर्ड इन्वेस्टमेंट जितनी है वो नहीं मिलती है। वो ऑपरेटिंग कॉस्ट को कवर नहीं कर पाता, वो ठीक तरीके से मार्केटिंग नहीं कर पाता, सेल्स के वॉल्यूम को जनरेट नहीं कर पाता। देखिए, बिजनेस को एस्टेब्लिश करने की सबसे बड़ी पावर सेल्स की होती है। अगर सेल्स अच्छी है तो टर्नओवर होगा, टर्नओवर अच्छा है तो अच्छा प्रॉफिट होगा, अच्छा प्रॉफिट होगा तो हर इन्वेस्टर उस बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार होगा। आज एक स्टार्टअप ना एक भ्रम में जी रहा है। वो कहते हैं ना कि रेत में चलते हुए मृग को देख रहा है कि यहाँ पर मैं मृग की तृष्णा से मैं उससे मृग का एक खुशबू के लिए होते हैं ना कस्तूरी, वो कस्तूरी हासिल कर लूंगा। वो इन्वेस्टर को इस रूप में देख रहा है। किसी भी स्टार्टअप को एस्टेब्लिश होने के लिए ना सबसे इंपॉर्टेंट है आपके बिजनेस की सही प्लानिंग, उसका सही एग्जीक्यूशन, उसकी बेयर मिनिमम कैपिटल जितनी उसको चाहिए वो खुद अरेंज करे अपने फैमिली से, फ्रेंड से, रिलेटिव से या पर्सनल लोन के जरिए। उसके बाद में उसका फोकस होना चाहिए सेल्स वॉल्यूम को जनरेट करने का, चाहे किसी भी फॉर्मेट से करे। सेल्स वॉल्यूम जनरेट होगा तो प्रॉफिट होगा, और प्रॉफिट होगा तो स्मॉल स्केल इन्वेस्टर उसके बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो जाएगा।
जब स्मॉल स्केल इन्वेस्टर आएगा ना तो वर्किंग पार्टनर भी होगा, और वर्किंग पार्टनर ही किसी भी बिजनेस को एस्टेब्लिश करते हैं। एक मैं स्टेटमेंट पढ़ रहा था, उसमें लिखा था कि गरीब लोग गरीब होते जा रहे हैं, अमीर लोग अमीर होते जा रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन इसी के विपरीत एक बात और थी कि कुछ गरीब लोगों ने कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से वो बहुत अमीर हो गए, और कुछ अमीरों ने ऐसा किया कि जिसकी वजह से वो आने वाली जनरेशन में गरीब हो गए। इसका मतलब उनका माइंडसेट क्या है, उनका थॉट प्रोसेस क्या है, वो कैसे विजुलाइज करते हैं। जब सही तरीके से आप प्लानिंग करेंगे ना तो आपको राइट इन्वेस्टर भी मिलेगा। आपको जरूरी नहीं कि इन्वेस्टर के जरिए आप आगे बढ़ें। अगर आपको बिजनेस में प्लानिंग में एक्सपेंशन की प्लानिंग आती है, आपको डीलर बनाने आते हैं, आपको डिस्ट्रीब्यूटर बनाने आते हैं, आपको फ्रेंचाइजी बनाना आता है, आपको एक्सपोर्ट करना आता है, तो वो भी एक तरह की इन्वेस्टमेंट है कि एक बायर आपसे मेटेरियल खरीद रहा है, एक डिस्ट्रीब्यूटर आपसे मेटेरियल खरीद रहा है, एक C&F आपसे मेटेरियल खरीद रहा है, तो वो भी तो एक्सपेंशन का जरिया है। लेकिन भ्रम ये है कि वो सोचते हैं कि इन्वेस्टर मिल जाए जो मुझे कैपिटल दे दे, उसके पैसे से मैं ग्रो कर जाऊं। आप सेल्स वॉल्यूम बढ़ाकर भी अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल ले जा सकते हैं, और बिना किसी भी इन्वेस्टर की इन्वेस्टमेंट के आप बहुत तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। राइट प्लानिंग की जरूरत है। मैं तो यहां तक कहता हूं अमित जी कि इन्वेस्टमेंट तब तक लेना ही नहीं है जब तक आप एक सिग्निफिकेंट लेवल पे ना पहुंच जाओ। नहीं तो मान लीजिए आपने सिर्फ अभी 50 लाख का बिजनेस बनाया और आप मुझे कहते हो भूपेंद्र सर 25 लाख का इन्वेस्टमेंट दे दो, मैं कहूंगा 50% दे दो। जी, आपको इक्विटी उतनी ज्यादा डाइल्यूट करनी पड़ेगी। एब्सोल्युटली। और राइट, जब आप एक्सपेंशन पर होंगे, आपकी फ्यूचर ग्रोथ पॉसिबिलिटी बहुत अच्छी होगी, तो बहुत नॉमिनल इक्विटी पे आप ह्यूज अमाउंट ले सकते हैं। और मैं तो कहता हूं कि सच में आपको इन्वेस्टर से इन्वेस्टिंग लेने की जरूरत ही नहीं है। आप अपने बिजनेस को फ्रेंचाइज करें, डीलरशिप नेटवर्क करें, डिस्ट्रीब्यूटरशिप नेटवर्क करें, C&F करें, अपने प्रोडक्ट या सर्विस को एक्सपोर्ट करें। और अब आप एक्सपोर्ट करेंगे ना तो कहीं ना कहीं आप सच्चे देशभक्त की तरह भी काम करेंगे, क्योंकि फॉरेन कंट्री की जो करेंसी है वो आपके देश में आएगी और आपका देश भी ग्रो करेगा। तो यहाँ एक्सपोर्ट से रिलेटेड मुझे कुछ खास पता नहीं है, तो मैं जानना चाहूंगा कि एक्सपोर्ट का मामला क्या है, कैसे काम करता है ये। अभी तक ना हमारे इंडिया में जो डोमेस्टिक ट्रेड करते हैं ना, वो सोचते हैं कि अपने देश में ही माल बेचना मुश्किल है। फॉर एग्जाम्पल, जयपुर टू जयपुर ही माल बेचना मुश्किल हो, जयपुर से मैं जोधपुर कैसे जाऊंगा? चलो, ये तो राजस्थान का एक जरिया हो गया। जयपुर से मैं दिल्ली कैसे जाऊंगा? बड़ा मुश्किल है माल बेचना। विश्वास माने, हमारे देश में दूसरे देश के कानून नहीं चलते, दूसरे देश के कानून हमारे देश में नहीं चलते। इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ट्रेड एग्रीमेंट किए हुए हैं। विदेश व्यापार दुनिया का सबसे आसान व्यापार होता है, बशर्ते कि हमने उसके बारे में कभी सीखा और समझा नहीं है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ नियम बनाए, उन्हीं नियम और कानून के अंतर्गत व्यापार होता है। सबसे डोमेस्टिक ट्रेड से ज्यादा आसान होता है इंटरनेशनल ट्रेड। सिर्फ वो एक हवा बना होता है कि विदेश में माल जाना है, हम तो अपनी सिटी से दूसरी सिटी में नहीं जा पा रहे, विदेश कैसे भेजेंगे? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहती है आपके पास इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस हो, आपकी एक कंपनी हो, एक GST नंबर हो, और आप इंटरनेशनल बायर ढूंढ सकें। अब प्रश्न ये उठता है, इंटरनेशनल बायर कैसे ढूंढें? बहुत आसान है। जैसे आप डोमेस्टिक बायर ढूंढते हैं, आप फेसबुक कैंपेन चलाते हैं, आप डायरेक्ट मीट करते हैं, आप जूम कॉल करते हैं, यही बात हम विदेश व्यापार में करते हैं। आज 100 रुपये पर डे से लेकर किसी भी बजट तक का विज्ञापन आप फेसबुक के माध्यम से उस देश में कर सकते हैं जिस देश में आप व्यापार करना चाहते हैं। करेक्ट। जैसे हम सेमिनार दिल्ली कर रहे हैं, तो हम दिल्ली को टारगेट एरिया बनाते हैं। और अगर मुझे एक्सपोर्ट करना है यूरोप में, तो यूरोप की किसी एक सिटी को मैं टारगेट करता हूं, तो वहां विज्ञापन कर रहा हूं, तो मेरी विजिबिलिटी वहां है, तो मुझे आने वाली कॉल्स भी वहीं से होंगी। जब कॉल्स वहां से होंगी, प्रोटोटाइप सैंपल में भेजूंगा, तो मैं विदेश व्यापार आसानी से कर पाऊंगा। और विदेश व्यापार में सबसे बड़ा मिथ जो लोगों के माइंड में है कि पैसा डूब जाता है, ये सबसे बड़ा मिथ है। अगर आप सही तरीके से रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हैं तो हमारी गवर्नमेंट उस देश से पैसा लेने में चूक जाएगी। ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता ना। तो विदेश व्यापार में पैसा नहीं डूबता, केवल सही सिस्टम, सही मेथड, सही रूल एंड रेगुलेशन, सही डॉक्यूमेंटेशन को मेंटेन करना होता है। विदेश व्यापार में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी सपोर्ट देती है, आपका GST भी वापस देती है, प्लस अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग प्रोडक्ट में अलग अलग सब्सिडीज मिलती हैं, वो भी आपकी एक्स्ट्रा इनकम होती है। क्या बात है। तो दोस्तों देखिए, एक्सपोर्ट के बारे में भी अमित जी को बहुत बड़ा नॉलेज है, और आप में से हर एक इंसान उन्हें फॉलो कर सकता है उनके यूट्यूब चैनल अमित माहेश्वरी जी के ऊपर। आप जाइए, गूगल में जाइए, अमित माहेश्वरी टाइप कीजिए, यू विल बी एबल टू सी लॉट ऑफ सच इन्फॉर्मेशन। सो अमित जी, जैसे एक बिजनेसमैन जब शुरू करता है तो उसे एक चैलेंज हमेशा आता है, मैन पावर का चैलेंज। जैसे राइट आदमी कैसे मिलेंगे? पैसा तो मान लीजिए आ गया, लगा दिया, बट राइट आदमी नहीं मिलते हैं, तो उनके ऊपर भरोसा कितना करें? गल्ले पे बैठा रहता है एक बिजनेसमैन दिन रात, छोड़ नहीं पाता अपनी दुकान को, तो उन लोगों के लिए आपका क्या सजेशन है? देखिए, मैं कई बार ना अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम में लोगों से पूछता हूँ, अच्छा एक बात बताइए, आपके घर में चाय बनती है? जी। सबके घर में बनती है जी। और शायद हमारे घर में चाहे महिला या पुरुष, में किसी एक जेंडर को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, महिला या पुरुष जो भी चाय बनाता है, रोजाना चाय बनाता है, पिछले 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल 30 साल से चाय बनाता है, उसके बाद भी सोमवार से लेके शनिवार तक की जो चाय बनती है उसका टेस्ट सेम नहीं होता। एक व्यक्ति जो पिछले 30 साल से 25 साल से 20 साल से जो भी हमारे घर में चाय बना रहा है,
सेम काम कर रहा है, उसके बाद भी रोजाना चाय का टेस्ट सेम नहीं होता। इसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि चाय बनाने के इंग्रेडिएंट का प्रोटोटाइप नहीं बना हुआ, एसओपी नहीं बना हुआ, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर नहीं बना हुआ कि इतनी नंबर ऑफ मुझे मिल्क चाहिए, इतना शुगर चाहिए, इतना ये चाहिए, नहीं बना हुआ ना। वो अंदाजे से डालता है। इसीलिए कभी पत्ती तेज होती है, कभी चाय पतली हो जाती है, कभी गाढ़ी हो जाती है, कभी मीठी हो जाती है, कभी फीकी हो जाती है। ठीक उस तरह से बिजनेस में भी ना, बिजनेस के प्रोटोटाइप के अलावा, सैंपल्स के राइट सैंपलिंग के अलावा हमें जरूरत होती है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर को डेवलप करने की, कि किसी भी काम को करने का राइट मेथड क्या है। माल एग्जीक्यूशन में कैसे आएगा, माल आने के बाद प्रोडक्शन में कैसे लगेगा, प्रोडक्शन के बाद डिस्ट्रीब्यूशन में कैसे जाएगा, सेल्स नेटवर्क पे कैसे जाएगा। इन सभी चीजों के लिए जरूरत होती है राइट टीम की। और ना फ्रेंड्स, राइट टीम ना एक बार में नहीं बनती। आप देखिए हमारे इंडिया में जो स्मॉल स्केल बिजनेस ओनर ना, वो क्राइसिस मैनेजमेंट करता है। जब एक अच्छा एम्प्लॉय चला जाता है तब एक अच्छे एम्प्लॉय की तलाश करता है। करेक्ट। लेकिन जो कॉर्पोरेट्स हैं वो निरंतर अपनी कंपनी में नए नए स्टाफ को रिक्रूट करती रहती हैं। पुराना स्टाफ जो ट्रेंड है उनकी गाइडेंस के अंदर इंटर्नशिप ट्रेनिंग के लिए नए लोगों को बुला लेती है जी, और वो उनके अंदर ट्रेन होते रहते हैं। और जब वो ट्रेंड हो जाते हैं तो या तो अपने एग्जिस्टिंग स्टाफ को अपने नेक्स्ट लेवल के विजन पर भेज देते हैं कि आप मेरा नेक्स्ट यूनिट ये है, आप ये संभालिए, और जो नया स्टाफ है वो पिछला बिजनेस संभालेगा। ये प्रॉब्लम एक बिजनेस ओनर के साथ होती है कि वो रिक्रूटमेंट हमेशा ओपन नहीं करता। करेक्ट। लेकिन कॉर्पोरेट्स में, कंपनीज में एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसका काम ही रेगुलर रिक्रूटमेंट के लिए। जैसे हम रेगुलर बायर ढूंढते हैं, जैसे रेगुलर सप्लायर ढूंढते हैं, जैसे रेगुलर सेल्स करते हैं, बट छोटी वैसे ही रेगुलर फंड क्रंच हमेशा रहता है, तो एक एक्स्ट्रा आदमी बिठा के उसको ट्रेनिंग के लिए पैसा आज के टाइम पर ना इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है जी। लोग किसी भी इंडस्ट्री को सीखने के लिए ना इंटर्नशिप करने के लिए तैयार हो जाते हैं। आप देखिए कॉलेज से कैंपस सिलेक्शन हम लोग करके लेके आते हैं। कैंपस सिलेक्शन में 20, 30, 50, 70 जितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हमें चाहिए वो फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे पास आने के लिए तैयार हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी में मैं जा रहा हूँ, 3 महीने की इंटर्नशिप करने के बाद जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी का सर्टिफिकेट मुझे मिलेगा, उसके बाद जब मैं अपने करियर में कहीं आगे इंटरव्यू देने जाऊंगा तो उसकी एक सपोर्ट मुझे मिलेगी। लेकिन एक स्मॉल स्केल बिजनेस ओनर के सामने ये प्रॉब्लम है कि उसके यहाँ कोई इंटर्नशिप करने के लिए तैयार नहीं है। तो जरूरत है इस तरीके से बजटिंग करने की जहां पर आप नए स्टाफ को रिक्रूट कर सकें, एक ट्रेंड स्टाफ के साथ कहीं ना कहीं सपोर्टिंग स्टाफ जरूर लगाएं। अब बात आती है कि इतनी कैपिटल नहीं है तो सेल्स को फोकस करो ना। जब आप सेल्स को फोकस करेंगे तो आपका सेल्स रिवेन्यू बढ़ेगा, तो आप ऑपरेटिंग कॉस्ट को कवर कर पाएंगे जी। एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम एक स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरर के साथ क्या होती है कि उसकी फैक्ट्री में तो 20 लोग और सेल्स के लिए 2 लोग। ध्यान रखिए, बिजनेस का सक्सेसफुल नियम ये कहता है कि जितना लोग आपके पास प्रोडक्शन में है उससे दुगने आपके पास सेल्स में होने चाहिए। सो ट्रू, क्योंकि प्रोडक्शन को पालने वाले लोग ही सेल्स वाले हैं। सेल्स ही तो दोस्तों पैसा लाएगा। सेल्स टीम ही आपके सारे लोगों की सैलरी देती है और इसी को सबसे इग्नोर किया जाता है। इनफैक्ट मेरा पेन ये भी है अमित जी कि लोग ना सिर्फ सेल्स के लोग नहीं रखते, लोग रखते हैं तो उनको कभी ट्रेनिंग दिलवाते ही नहीं है। वो कहते हैं बस तू सेल्स में ना, तू जा और सेल कर। तुम जाओ और सेल। हम लोग एज ए स्पीकर आपकी कंपनी, आपकी इंडस्ट्री को सपोर्ट करते हैं, आपके सेल्स को ट्रेन, आपके सेल्स टीम को ट्रेन करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग टीम को, मैनेजमेंट टीम को, प्रोडक्शन टीम को। जितने ज्यादा लोग ट्रेंड होंगे ना जी, उतने ज्यादा लोग सक्षम तरीके से काम करेंगे, बेहतर तरीके से काम करेंगे। और जितने ज्यादा लोग बेहतर तरीके से काम करेंगे उतनी आपकी कंपनी डेवलप होगी। लेकिन यहाँ पे लोगों का एक्सक्यूज ये आता है कि लोग आते हैं, ट्रेंड होते हैं और चले जाते हैं। ये एक बड़ा कॉमन स्टेटमेंट स्मॉल स्केल बिजनेस ओनर का रहता है कि मैं नए लोगों को लाता हूँ, ट्रेंड करता हूँ और ट्रेंड करने के बाद वो की एम्प्लॉय बन जाता है और दूसरे के यहाँ चला जाता है। अच्छा, मेरा एक प्रश्न है, दूसरे के यहाँ चला जाता है इसका मतलब दूसरे के पास जाने के लिए नई अपॉर्चुनिटी है, नया ट्रैक है, उसके पास एक नया विजन है, एम्प्लॉय को लगता है कि मेरी ग्रोथ मिलेगी मुझे यहाँ पर। करेक्ट। इसका मतलब आपकी कंपनी का ग्रोथ विजन नहीं है, आपके पास ग्रोथ प्लान नहीं है, आपके पास एक्सपेंशन प्लान नहीं है। इसीलिए एम्प्लॉय को लगता है कि यहाँ पर मेरा वो फ्यूचर नहीं है जो मुझे दूसरी कंपनी में मिल रहा है। दैट्स मीन्स किसी भी बिजनेस की सक्सेस ना एम्प्लॉय के ऊपर नहीं, उसके ओनर पर डिपेंड करती है कि उसका विजुअलाइजेशन क्या है, वो अपने बिजनेस के बारे में नेक्स्ट लेवल क्या सोचता है। अगर आपका एम्प्लॉय डेवलप हो रहा है और आपका बिजनेस डेवलप नहीं हो रहा तो स्विच करके किसी और कंपनी में जाएगा। जितना एम्प्लॉय डेवलप हो रहा है उससे ज्यादा कंपनी डेवलप हो रही है तो उसको वही फ्यूचर दिखेगा और वहीं लगा रहेगा। और दूसरी बात जो कोर बिजनेस में हम लोग करते हैं, ये एज अ स्पीकर मैं बात नहीं कर रहा हूं, वो ये बात है अगर कोई आपका की एम्प्लॉय तोड़ सकता है तो इसका मतलब की एम्प्लॉय तोड़े जा सकते हैं ना, तो आप भी तोड़ के ला सकते हैं ना। ऐसा तो नहीं कि दूसरी कंपनी ऐसा नहीं करती, वो भी लोगों को ट्रेन करती है, उसके लोग भी टूट के कहीं जाते हैं। तो अपनी कंपनी को इस लेवल पर लेकर जाएं कि दूसरे के लोग टूटकर आपके पास आएं, तो की एम्प्लॉयज आपको तैयार होकर मिलेंगे, आपको लोगों को ट्रेन करने की जरूरत नहीं होगी। प्लस दोस्तों, आदमी जाएगा क्यों? या तो थोड़ी सी एक्स्ट्रा पैसा, या फिर उनको ज्यादा कुछ सीखने को मिल रहा है, या कुछ ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिल रही है। आप अगर मार्केट से पैसा कम देंगे तो आदमी जाएगा ही जाएगा। क्यों दे रहे हैं आप मार्केट से पैसा कम? अगर आप उसके टैलेंट को नहीं समझ पा रहे तो प्रॉब्लम, अगर उसके लिए अपॉर्चुनिटीज आप क्रिएट नहीं कर पा रहे तो आपकी प्रॉब्लम है। सो कोई भी इंसान इसलिए नहीं जाता कि
वो इंसान बुरा है, कहीं ना कहीं हमें भी सोचना पड़ेगा कि हमारी कंपनी को हम किस लेवल पे ले जा रहे हैं। और अगर आप ये एक्सक्यूज़ देना चाहते हैं कि पैसा नहीं है इसलिए एक लेवल पे नहीं जा पा रहे, तो दोस्तों देखिए, पैसा हमेशा आता है, जितना आपका बिजनेस है उससे ज़्यादा आता है, बस कहीं ना कहीं आप ऑर्गेनाइज्ड शायद थोड़ा कम है। एम आई राइट अमित जी? एक ही इंडस्ट्री में सपोज एक प्रोडक्ट है, उसका कोई मैन्युफैक्चरर है, आप देखिए कि सेम इंडस्ट्री के दो मैन्युफैक्चरर में एक बहुत बड़े लेवल पर पहुंच जाता है और एक अपनी फैक्ट्री को चलाने के लिए भी जद्दोजहद और प्रयास करता रहता है। तो क्या वो कमी प्रोडक्ट या मार्केट में डिमांड की है? नहीं ना, प्रोडक्ट दोनों का सेम है और दोनों की मार्केट में डिमांड सेम है। इसका मतलब एक व्यक्ति की विजुअलाइजेशन बिल्कुल डिफरेंट है कि मैं नेक्स्ट लेवल लेके जाऊंगा, मैं अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल ले जाने के लिए जो भी मेथड हो सकता है, चाहे फ्रेंचाइजी मेथड हो, डीलरशिप मेथड हो, एक्सपोर्ट मेथड हो, नेटवर्क डेवलपमेंट मेथड हो, कमीशन एजेंट हायर करने का मेथड हो, या लोगों को इंसेंटिव पर काम कराने का टाई अप हो, कमीशन बेसिस पर काम कराने का टाई अप हो, वो हर फार्मूला अपनाता है जिससे कंपनी एक्सपेंशन पर जा सकती है। और दोस्तों इसके लिए मैं एक ही चीज कहूंगा कि बिजनेसमैन उतना ही ग्रो करता है जितना उसका माइंड ग्रो करता है। तो आप अपनी पर्सनालिटी को, अपने एटीट्यूड को, अपने माइंडसेट को, इनको भी बदलिए। ये मत सोचिए कि टीम को ही बदलना है, आपको सबसे पहले बदलना है, क्योंकि ग्रोथ इज ऑलवेज फ्लोइंग फ्रॉम द टॉप। सो वाओ अमित जी, बहुत सारी अच्छी जानकारियां आपसे मिल रही है। कुछ 5-6 बिजनेस आइडिया जो यंगस्टर्स के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल हो। देखिए, इंडिया में इस समय जो इंडस्ट्री तेजी से बढ़ने वाली है, नंबर 1 ईवी इंडस्ट्री, इलेक्ट्रिक व्हीकल की। अब इलेक्ट्रिक व्हीकल से संबंधित आप एक काम कीजिए, विजुलाइज कीजिए कि एक स्कूटी आपके साथ पास खड़ी है, एक कार आपके पास खड़ी है जो इलेक्ट्रिक व्हीकल में है, उससे संबंधित क्या क्या इंडस्ट्री हो सकती है। जैसे चार्जर मैन्युफैक्चरिंग अपने आप में एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री हो गई। जब इलेक्ट्रिक व्हीकल बिकेंगे तो चार्जर साथ में होगा और एक समय पर चार्जर खराब होगा, तो चार्जर इंडस्ट्री बहुत बड़ी हो गई। अब चार्जर इंडस्ट्री में जरूरी नहीं कि आप पूरा चार्जर मैन्युफैक्चर करते हैं, आप वायर मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं, आप उसकी चेसिस मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। ऐसी हज़ारों इंडस्ट्री हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए लोग अमेजोन से खरीदकर मेटल अमेजोन पर ही सेल कर रहे हैं। आप देखिए, अमेजोन पर आप सर्च कीजिए कोई भी प्रोडक्ट, फॉर एग्जांपल आपने लैपटॉप चार्जर सर्च किया है, तो लैपटॉप चार्जर के सेम मैन्युफैक्चर होने के बाद भी आपको बहुत सारे सप्लायर और बहुत सारे रेट्स मिलेंगे। तो आप अगर सेल करना चाहते हैं तो अपना खुद का प्लेटफॉर्म बनाकर वहाँ पर फोटोग्राफ्स, उनकी डिटेलिंग, उनकी नॉलेज पूरी, उनके बारे में सब कुछ डाल सकते हैं। और उसके बाद जैसी आपके पास डिमांड जनरेट होती है, आप मैन्युफैक्चरर से बात करके उन मटेरियल को दोबारा रीसेल कर सकते हैं। फाइन। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं किसी भी इंडस्ट्री में, जो भी चीज़ इंडस्ट्री आप सोचते हैं। जैसे हमारी एक इंडस्ट्री हम नई शुरू करने वाले हैं, वो है स्पोर्ट्स गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग की। मैन्युफैक्चरिंग शुरू करने वाले हैं, उससे पहले हमने ऑलरेडी एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया है। बट वी हैव डन, वी डिजाइंड अ प्रोटोटाइप, हमने सैंपल बनाए। सैंपल बनाने के बाद हमने उसका एडवर्टीजमेंट करना शुरू किया, उसकी मार्केटिंग करना शुरू की। मार्केटिंग करने के बाद जब इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर हमने मार्केटिंग की सोशल मीडिया के जरिए, तो हमारे पास बहुत सारी लीड्स आई। उन लीड्स के हिसाब से हमने उनसे जाना कि कितनी डिमांड है। फिर अपने वेंडर सप्लायर से बात की कि हमें ये प्रोटोटाइप हमारे हैं, सैंपल पास हो चुके हैं, इसकी मैन्युफैक्चरिंग आपको करनी है। लगभग 10,000 पीस का पहला ऑर्डर स्पोर्ट्स गारमेंट्स में, एक टाइटी एक स्पोर्ट्स वियर होता है लेडीज एंड जेंट्स के लिए, वो हमने 10,000 पीस पहली बार एक्सपोर्ट किए विदाउट हैविंग ए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। और हमने डिसाइड कर लिया जब हम कम से कम 5 करोड़ का एक्सपोर्ट केवल कॉन्ट्रैक्चुअल मैन्युफैक्चरिंग पर करेंगे, तब उसके बाद हम फैक्ट्री सेटअप लगाएंगे। क्या बात तो जरूरी नहीं कि पहले फैक्ट्री सेटअप लगाना है, पहले डिमांड जनरेट करनी है। डिमांड जनरेट कर सकते हो, सप्लायर बहुत सारे बैठे हुए हैं। सो नाइस, सो नाइस। सो आप पहले जाके सप्लायर से बात करते हैं, सप्लायर ढूंढते हैं, और उसके बाद उनके साथ एक रेट कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद फिर आप अपने कस्टमर ढूंढते हैं। दोनों तरीके हैं, जरूरी नहीं कि आप पहले सप्लायर से बात करें, आपको प्रोडक्ट की पूरी नॉलेज हो जाए। आप मार्केटिंग कर सकते हैं, एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं, डिमांड जनरेट करके, मतलब लीड जनरेट करके उनसे उनकी रिक्वायरमेंट पूछकर फिर सप्लायर से जब मीटिंग करते हैं तो ज्यादा कॉन्क्रीट होती है, क्योंकि आपको पता होता है कि मेरे बायर की क्या जरूरत है और मुझे क्या मटेरियल चाहिए। अगर आपको इंडस्ट्री की नॉलेज नहीं है और आप मार्केट में जा रहे हैं बायर्स के, मैन्युफैक्चरर्स के पास, तो वो भी आपको मिसगाइड कर देगा। लेकिन अगर आपके पास कंज्यूमर की डिमांड है, आपके पास पूरा रिक्वायरमेंट है, मुझे ये पीस चाहिए, इतने सैंपल चाहिए, इतने प्राइस के चाहिए, ये क्वालिटी होनी चाहिए, तो वो सेम सेगमेंट लेके आप सप्लायर के पास जा सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि एक ही तरीका है, बहुत सारे तरीके हैं किसी भी काम को करने के। You will got surprised. We are working on a distributor and franchisee model and dealership model without having manufacturing unit of sports garment. मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हम जब लगाएंगे जब 5 करोड़ का रिवेन्यू हम जनरेट कर लेंगे, 5 करोड़ पर मंथ की हमारी सेल्स हो जाएगी, तब हम मैन्युफैक्चरिंग सेटअप लगाएंगे। सो ट्रू। वाह दोस्तों, देखिए कितनी सारी इनसाइट्स है।
हम लोग सोचते हैं आइडिया नहीं है, आइडिया है तो पैसा नहीं है, और पैसा है तो फैक्ट्री कहाँ से आएगी, माल कहाँ से आएगा, हमारा बहुत सारा, इसको बोलते हैं फॉरवर्ड सेल। पहले सेल कर दो, फिर देखेंगे कि कहाँ से माल आएगा, कहाँ से फैक्ट्री बनेगी, किससे डिस्पैच करवाना है, कौन सा लोगो होगा। दोस्तों दिस इज व्हाट इज कॉल्ड बिजनेस इंटेलिजेंस, और इस बिजनेस इंटेलिजेंस को आप और हम सीख रहे हैं अमित माहेश्वरी जी से। सो अमित जी, आई मीन दिस इज समथिंग रियली इनक्रेडिबल। बहुत सारी चीजें और बहुत सारी इंसाइट आपसे इस इंटरव्यू के दौरान मिली। एनी फाइनल मैसेज विच यू वांट टू शेयर विद पीपल? एक बात अपनी कविता के माध्यम से आप लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि जब लाइफ में आगे बढ़ते हैं परेशानी आती है, लेकिन अगर आप परेशानी से हार जाएंगे, घबरा जाएंगे, तो आप हमेशा फेल हो जाएंगे। इसीलिए जरूरत है उन परेशानियों को सीख कर, समझ कर, उनके सॉल्यूशंस को ढूंढने की। इसीलिए अपनी कविताओं के माध्यम से कहता हूं कि हर रात ख्वाबों में सपनों के बहकावों में जुड़ जाते वो अरमान मेरे जो दिन में टूटा करते हैं। हर रात ख्वाबों में सपनों के बहकावों में जुड़ जाते वो अरमान मेरे जो दिन में टूटा करते हैं। उस चंद घड़ी के सहारे से जीता हूँ दिन के उजियारों में, और सपनों की बात किया करता हूँ हर सड़क गली चौबारों में। आंसू तो मेरे सूख चुके, हंसने की चाहत गई नहीं, हर राह भटक कर कहती है तेरी हस्ती है कहीं नहीं। पर सपनों का मालिक दिल, अरमानों का मालिक दिल कहता है मत रो ए नादा मन, मंजिल तुझसे है दूर सही पर तू मंजिल से दूर नहीं। जब मंजिल वो मिल जाएगी ये दुनिया जश्न मनाएगी, आकाश पे होंगे कदम तेरे शोहरत तुझको मिल जाएगी। हर रात ख्वाबों में सपनों के बहकावों में जुड़ जाते वो अरमान मेरे जो दिन में टूटा करते हैं। वाह, सपने देखिए, उस मंजिल तक पहुंचिए, उस मंजिल तक पहुंच के अपना नाम इतिहास में दर्ज कर दीजिए, यही अमित जी कह रहे हैं। सो गिव अ बिग राउंड अप्लॉज टू अमित जी। नीचे चैट विंडो में लिख दीजिए अमित जी यू रॉक। एंड दोस्तों, आपने कौन सी टॉप 3 चीजें इस इंटरव्यू में सीखी वो भी नीचे लिख दीजिए, ताकि आप उनको रिवाइज कर सकें एंड एट द सेम टाइम आपके सबकॉन्शियस में वो जा सके। अमित जी को आप उनके यूट्यूब चैनल, उनके इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। जाइए गूगल पे अमित माहेश्वरी सर्च कीजिए, अदरवाइज इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी उनकी सारी डिटेल मैं शेयर करूंगा। थैंक यू सो मच अमित जी, हमारा इनविटेशन स्वीकार करने के लिए, हमारे स्टूडियो में आने के लिए। इट वाज प्लेजर टॉकिंग टू यू सर, मजा आया। सेम हियर सर। थैंक यू एवरीवन। वीडियो को फैला दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड लाइक बटन पे भी क्लिक जरूर कीजिएगा। लव यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।